हाय ऑल, वेलकम टू एसआर एकेडमी। तो ये अपना लेक्चर नंबर 6 है। आपको पता है कि एक तो मैं ओड सीरीज चला रहा हूँ, इसमें एक मैं इवन सीरीज चला रहा हूँ। जैसे जो आपका लेक्चर नंबर 1 मिलेगा, जो आपका लेक्चर नंबर 3 मिलेगा, जो लेक्चर नंबर 5 मिलेगा, ऐसे जो लेक्चर्स आगे भी चलेंगे जाके, ये इन सब में मैं आर्टिकल्स ही करवाऊंगा आपको सिर्फ। और जो इवन सीरीज है, जैसे जो लेक्चर नंबर 2 है, 4 है, जो कि 2 अब तक आ चुके हैं, ये लेक्चर नंबर अपना 6 होगा। तो ये जो इवन की सीरीज चलेगी, इसमें आपके मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा पॉलिटी के। उसमें मैं बस आपको याद करवा रहा हूँ कि आपको आर्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ याद करने हैं, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन इवन की क्लासेस में कवर होंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करवा दिया था। जो आपकी इवन की सीरीज़ है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग अब तक जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1786 का एक्ट। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप 2 नंबर आर्टिकल और 2 नंबर लेक्चर और 4 नंबर में जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे 1793 का एक्ट। ठीक है, जो 1793 का एक्ट है ना, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आपका 1786 से। अगर 1786 में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे। उन्होंने अपनी 2 कंडीशंस रखी थी। 2 कंडीशन में एक तो थी कि वो खुद ही कमांडर इन चीफ बनना चाहते हैं, और जो दूसरी कंडीशन थी कि वो अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर पाएंगे, काउंसिल को ओवरराइड कर पाएंगे इन स्पेशल केसेस। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको 1793 समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1793 आपका जल्दी से। उसको मैं अभी हटा नहीं रहा हूं। देखो, 1793 को चार्टर एक्ट बोला जाता है। अभी तक जो आपके एक्ट बोले जाते थे ना, वो बोले जाते थे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें रेगुलेशंस लाने के लिए अब तक ये एक्ट लाए जा रहे थे। अभी जो एक्ट होंगे ना, वो होंगे चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, तो चार्टर एक्ट अपने 3 आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो 1793 वाला अपना पढ़ेंगे, एक 1813 पढ़ेंगे, एक 1833 पढ़ेंगे। अभी जो 1853 आएगा ना, जो 1853 आएगा उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये 4 थे, लेकिन ये जो 3 है ना, ये प्योर चार्टर एक्ट थे। 1853 में जो रिफॉर्म्स थे ना, जो बदलाव लाए गए, वो बिल्कुल अलग थे चार्टर से। चार्टर का मतलब होता है कि कुछ माइन्यूट डिटेल्स में चेंज किया गया। ठीक है, उनको बोला जाता है चार्टर एक्ट। ठीक है, तो अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हम लोग पढ़ते हैं। जो ये लाया क्यों गया, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको हर बार भाई बताऊंगा क्यों। देखो, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में, उसकी ट्रेड की मोनोपोली चल रही है। वो कुछ भी मतलब उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, वो अकेली एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि यहाँ पे अपना ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको फील होने लगा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते करते इसको आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे बिल्कुल। ठीक है, उसको हटाने के लिए ना सबसे पहले रखा गया कि आपको सिर्फ 20 साल के लिए हम लोग आगे का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मतलब 20 ईयर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे उनको दिया गया। पहली बार लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब आगे के 20 साल तक रहेगी। ठीक है, वाज गिवन टू EIC। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, सिर्फ मेनली इसी के लिए ये आया था। मेन बात तो यही है, पहली बार बात की गई कि 20 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 20 ईयर के बाद हम चाहें तो आपको और एक्सटेंड कर सकते हैं आपका पीरियड, और अगर नहीं चाहें तो हम आपको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला फीचर यही है। पहला फीचर याद रख लो कि द EIC रूल वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, दूसरा फीचर जो है ये आपका उठा लो आप सेम 1786 से। ये जो दिया गया था ना कि जो गवर्नर जनरल हो बंगाल हो, अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही चल रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, वो अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं। तो दिस पावर जो अब तक जो 1786 में जो ये पावर दी गई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नवालिस को ही दी गई थी, ओनली कॉर्नवालिस को। अभी ये पावर दे दी जाएगी आगे के सभी जो फ्यूचर जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे सबको। ठीक है, तो दिस power of 1786 was extended
टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। ठीक है, तो सभी फ्यूचर गवर्नर्स के लिए ये पावर्स को दे दिया गया है, अभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा। ठीक है, और जो थर्ड एक्ट है, सॉरी ये थर्ड फीचर है, मैं हर बार एक्ट बोल जाता हूँ गलती से। ठीक है, जो आपका जो बंगाल है और मद्रास है, उनको उनकी जो पावर्स हैं और भी कम कर दी गई, पावर्स को डिक्रीज कर दिया गया। पावर्स वर डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही कम कर देना। ठीक है, अभी उनकी पावर को घटाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी आएगी। सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। 1773 से पावर एक ही सेंटर में जानी शुरू करेगी, 1833 तक जाएगी। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं रखना। ठीक है, तो यहाँ पे EIC का रूल, या साथ में आप लिख सकते हो यहाँ पे EIC रूल एंड ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, मतलब अब तक उनकी ट्रेड मोनोपोली ही चल रही है। एक तो इनका रूल और इनकी जो ट्रेड मोनोपोली है ना, वो अब तक चल रही है। इनको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अभी देखो फोर्थ पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है ये इंस्पायर्ड है कॉर्नवालिस से। अभी कॉर्नवालिस का क्या था, देखो एक तो ये थी कि काउंसिल को वो ओवरराइड कर पाएगा, दूसरा ये कि कमांडर इन चीफ जो है ना वो खुद बना था, कमांडर इन चीफ वो खुद बना था। ठीक है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि कमांडर इन चीफ को है ना अलग से बनाया जाता था, मतलब जो आर्मी का जनरल बनता था ना उसको अलग से बनाया जाता था। अब इस एक्ट में दिया गया कि अगर उसको अलग से बनाया गया तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो काउंसिल का पार्ट ही हो। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कमांडर इन चीफ हैं, कमांडर इन चीफ वोंट बी पार्ट ऑफ काउंसिल अनलेस ही इज अपॉइंटेड सो। अब ये एक नई बात होगी। ठीक है, देखो कमांडर इन चीफ जो होंगे ना वो काउंसिल के पार्ट नहीं होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि पहले ही कोई काउंसिल का पार्ट था और वो फिर आपने बना दिया, तो वो काउंसिल का पार्ट रह सकते हैं, उनकी मर्जी। ठीक है, तो ये उनको पावर अलग से दी गई, लेकिन कमांडर इन चीफ उनका पार्ट हो ही हो ये जरूरी नहीं रहा। पहले क्या होता था, कमांडर इन चीफ बनते थे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें से कोई एक, अब उनको अलग बना दिया गया। अगर वो अलग से कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लास्ट जो अपना पॉइंट आता है इसमें, वो मैं कहाँ पे लिखूँ, ये हटा देता हूँ वाई, और इसका फर्स्ट हटा देता हूँ। अब इसका फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं लास्ट। अभी इसमें क्या क्या करवा दिया, पावर ऑफ 1786 ये फ्यूचर को कर दी, कमांडर इन चीफ कर दिया। हाँ, जो लास्ट जो अपना आता है वो आता है रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको एक याद आ रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कहाँ से आया था याद कीजिए, कमेंट में बताइए आप। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये आपका आया था, आपको याद आ रही है तो ट्रिक मैंने बताई थी, BCCD, ये आया था आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। इनकी जो अब तक सैलरी आ रही थी ना, वो आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की गवर्नमेंट से, मतलब इंग्लैंड से इनकी सैलरी आ रही थी। अब इनकी जो सैलरी होगी ना, ये रेवेन्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पेड होगा, विल बी पेड बाई इंडियन रेवेन्यू। ये मैं थोड़ा सा लिखने में गलत कर गया, एडिट कर देते हैं। रेवेन्यू यहाँ पे कर लीजिए आप सैलरी। ठीक है, तो सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी पेड बाय इंडियन रेवेन्यू, मतलब जो भारत की जो यहाँ से जो कमाया जा रहा है, यहाँ पे जो इनकम हो रही है, उसी इनकम से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी करो। तो वहाँ मतलब गवर्नमेंट ये सोच रही हम क्यों पे करें, अगर वो इंडिया को संभाल रहे तो वो इंडिया से पे उनको सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये आपका 1793 का एक्ट खत्म हो गया। साथ ही साथ आज एक एक्ट और कर लेते हैं 1813 वाला, जो कि छोटा सा एक्ट है। अब अपना लास्ट एक्ट आ जाता है जो 1783 का है। अगर मैं कुछ मिस हो गया तो देख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सब। तो अभी आता है अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपने अभी अभी देखा जो पिछला एक्ट था वो था 1793,
अब आ गया 1813। ये जो एक्ट था ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला खुला चैलेंज कर दिया गया। जैसे वाई आया क्यों? टू एंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी। मतलब क्या है, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पावर को रिज्यूम रखा। मतलब जो उनके पास, देखो अभी मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, और ट्रेड एंड कॉमर्स का फंक्शन कर रही है। वो ट्रेड एंड कॉमर्स में अब वो अकेली नहीं रही। पहले क्या था, सिर्फ इंडिया में जो ट्रेड करती थी ना वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई और ट्रेड वहाँ पे नहीं कर सकता था। अब देखो क्या बेसिकली क्या हो रहा है, इंग्लैंड में है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है तो उसकी वजह से वहाँ की कंपनियाँ वहाँ की सरकार पे दबाव डाल रही हैं कि क्यों भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला ट्रेड क्यों करे, हम क्यों ना करें इंडिया में जाकर ट्रेड, हमको भी अलाउ करो। तो ये दबाव की वजह से इस एक्ट को लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है ना इसको करो खत्म, कोई वैल्यू नहीं अब इसकी। ठीक है, तो अभी इसका फर्स्ट फीचर लिख लो आप कि जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी एंडेड, परंतु यहां पे दो एक्सेप्शन आते हैं। दो एक्सेप्शन क्या आते हैं? एक्सेप्ट चाइना एंड ट्री, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना, ऐसे कर लो, ट्रेड विद चाइना। इसकी एक टेक्निक है, देखो 1813 जब भी आपको याद आए दो चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, चाय, चाय, चाय से चाय और चाइना। ये सिंपली आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, चाय चाइना डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ दो ही चीज़ें छोड़ी गई थी, वो किस एक्ट में छोड़ी गई थी? 1813 में। मतलब चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और जो चाय का जितना भी इंडिया में ट्रेड है उसका कंट्रोल आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी पे है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है। ठीक है, दूसरा इसमें एक खास बात लिखी गई कि जो ब्रिटिश क्राउन है ना, असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। इसको देखो ऐसे समझो, पहले सोवरेनिटी शब्द को समझते हैं तभी आपको ये लाइन समझ में आएगी। जैसे सोवरेनिटी क्या होता है, देखो जो सुप्रीम पावरफुल होता है ना उसको बोलते हैं सोवरेन, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, वो सुप्रीम पावरफुल है, सुप्रीम। तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सुप्रीम कौन है? क्राउन, क्राउन अपना सबसे सुप्रीम है। तो ये बोल रहे हैं कि आप है ना यहाँ पे क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन है ना वो सबसे ऊपर है। इस चीज़ के ऊपर इस एक्ट ने जोर डाला। असर्ट मतलब जोर डालना, मतलब इस एक्ट में अलग से लिख के आया था, ये उन्होंने लिखा स्पेशली डाला कि जो ब्रिटिश क्राउन है ना वो सोवरेन है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं है, ये याद रखो। ठीक है, तो वो दबाव ऐसे बना रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं है, राज हमारा ही है। दो एक्ट हो गए, और दो फीचर्स हो गए अपने। फिर यहाँ पे आएंगे क्रिश्चियन मिशनरीज। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड। इस एक्ट में है ना क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया। अब तक क्या था, देखो वहाँ पे ये जो क्रिश्चियन थे ये दबाव डाल रहे थे कि क्यों ना चर्चिज को इंडिया में लेके जाए। वहाँ पे जो वहाँ के जो पादरी वगैरह बोलते हैं ना, वो पादरी को यहाँ पे इंडिया में क्यों ना लेके आया जाए, क्यों ना फ़ायदा हो कि ये इनलाइटनमेंट करें हम लोग इंडिया में जाके। इनलाइटनमेंट तो कुछ हो नहीं रही थी, ये तो बकवास है सारी। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ से आने शुरू हो गए, तो यहाँ पे ना चार्टर एक्ट जो 1813 है इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, साथ ही साथ अगर इसको याद रखो ना बुरे कामों में, मतलब इस एक्ट के है ना बहुत से बुरे काम थे। जैसे चाइना, चाइना के साथ ये जो ट्रेड करते थे ना, आपको नहीं पता हो तो मेन ट्रेड करते थे ये ओपियम का। ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, अगर आपने सुनी है तो अफीम का ट्रेड करते थे ये, चाइना में जाके अफीम बेचते थे। और इस ओपियम के ऊपर है ना स्पेशली चाइना की और ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर भी होती है, ओपियम वॉर। ठीक है, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे अगर कभी हुई तो। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अलाउड कर दिए गए। साथ ही साथ एक बुरी चीज़ और करी, 1 मिनट को भूल गया यार, 1 सेकंड पोज हो गया एकदम से। हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ये। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में ये प्रमोट करेंगे कि अब इंग्लिश में पढ़ाओ, बंद करो ये वर्नाकुलर एजुकेशन, ये जो सब है इंग्लिश पे जोर दो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसके साथ है ना, अगर आपको याद एक चीज़ और याद रख पाओ, इससे पहले ना, इससे पहले या बाद में आएगी, इससे पहले आएगी शायद, एक मकोले कमेटी भी आती है।
ये मैकॉले कमेटी है ना, स्पेशल एजुकेशन के लिए की गई थी। तो आपसे जनरली क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि आपको 4 कमेटी के नाम दे देंगे, जैसे एटी चंद या कुछ दे दिया, 4 कमेटी के नाम दे देंगे, इसमें मैकॉले कमेटी होगी और आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज आर रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको मैकॉले कमेटी याद रखनी है। इस कमेटी ने कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दो इंडिया में, ये इनको है ना अपनी तरह बना लो ताकि ये कल को रिवोल्ट कर ही ना पाए, ये इनकी ज़्यादातर सोच थी। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि थ्रोन ओपन, मतलब इंडियंस के लिए खोल दी गई वो कि वे अब इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो अपना आता है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। लास्ट पॉइंट जो अपना आता है वो आता है कि जो पर्सन रह गया ना 5, जो सिंपल पर्सन कोई भी एक आदमी है उसके ऊपर अब ये टैक्स लगा सकते थे, पर्सन टैक्स, ये एक खास बात है। ठीक है, तो मतलब इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर इंडिविजुअल कैन बी टैक्सड, ऐसे कर लो, एंड कैन ऑल्सो बी पनिश्ड इफ ही डज नॉट पे टैक्स। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो इनको एक तो हक ये मिल गया कि ये उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, और अगर टैक्स नहीं दिया तो उसको पनिश भी कर सकते हैं। पनिश मतलब सजा देना। ठीक है, तो सजा भी दे सकते हैं, ये पावर इनको मिली इसी से। तो देखो चार्टर एक्ट 1813 को अगर हम लोग एक लाइन में समेटे ना शॉर्ट में, तो आपको याद रखना इसमें चाइना, क्रिश्चियन, वेस्टर्न और टैक्स, 5 चीज़ों को याद रखो। ठीक है, देखो चाइना मतलब ट्रेड हर जगह खत्म कर दिया, सिर्फ चाइना में छोड़ दिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। तीसरा, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर दिया। चौथा, इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। पहले क्या टैक्स लगता था, पहले ना लैंड के ऊपर टैक्स लगता था सिर्फ, और कैसे भी टैक्स नहीं लगता था, सिर्फ लैंड पे टैक्स लगता था। लेकिन अब एक अकेला बंदा भी कोई है ना, उस पर भी ये टैक्स ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट। और बस ये देख लेना यार, असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, एक ये कर लेना, ये 5 पॉइंट हैं इसके। ठीक है, तो आज यही 5 पॉइंट हम लोग करते हैं। अब थैंक यू, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।